दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉर्ज होगन नोल्स की बुक इन द ग्रिप ऑफ द इंडियन जंगल्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है ऑन द वे टू बक्सर एंड अ टेरिबल टाइगर स्टोरी। ये उस मौके की बात है जब मैंने अपने दोस्त के साथ एक 6 हफ्तों की शिकार ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। अब इस शिकार ट्रिप का नाम मैंने रखा था शिकारी डिग्स। अब इसमें मेरे साथ थे मेरे भाई कर्नल J.K. नोल्स, और जिसके नाम पे मैंने रखा था शिकारी डिग्स। डिग्स से मैं पिछली कहानी में आपको मिला चुका हूं। बेहतरीन शिकारी था, जंगल की जबरदस्त जानकारी थी उसे। अब इस कहानी में जहां भी मैं जिक्र करूंगा, या तो अपने दोस्त का नाम लूंगा डिग्स, या फिर अपने भाई का नाम लूंगा कर्नल J.K. अब मार्च के महीने के बीच की बात है। एक दिन मैं, डिग्स और J.K. निकल पड़े अपनी कार से बंगाल से बरेली के लिए। अब ये दूरी थी करीब 800 माइल्स की। मार्च के महीने के बीच की बात है। मैं और मेरा दोस्त डिग्स निकल पड़े अपनी कार से बंगाल से बरेली के लिए। बरेली जो कि बंगाल से था 800 माइल्स की दूरी पर, यानी 800 माइल्स। और यहाँ पर हमारी मुलाकात होनी थी मेरे भाई कर्नल J.K. नोल से। यहाँ पर हम तीनों को मीटिंग करनी थी, डिस्कस करना था अपने कपड़ों के बारे में, अपने ज़रूरी सामान के बारे में जो कि हमें लेकर जाना था उस शिकार ट्रिप पर। हमारी पत्नियां और परिवार के सदस्य कार में नहीं जा रहे थे, वो पहले ही निकल गए थे ट्रेन में। मौसम बहुत गर्म था क्योंकि भारत में फरवरी के बाद गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन हम हर 70 या 80 किलोमीटर के बाद किसी न किसी फॉरेस्ट बंगलों में रुक रहे थे। और जिस रोड पर हम चल रहे थे वो थी GT रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। उसका रख रखाव अच्छा था। तो जब हम फॉरेस्ट बंगलों में रुकते थे तो गर्म हवाओं से हमें निजात मिल जाती थी, धूल धक्कड़ से हमें निजात मिल जाती थी, और हमें मिल जाता था आराम। अब हमारे पास 2 कार थी, एक थी स्टैंडर्ड, एक थी फोर्ड। तो हर 70-80 किलोमीटर के बाद हम लोग आपस में कार की अदला बदली कर लेते थे ताकि ड्राइविंग कंफर्ट रहे, यानी दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए गाड़ी के मेक और चलाने की स्टाइल से। जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हमने सोचा था कि एक दिन में 225 माइल्स चलेंगे और 4 दिन बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और बहुत ज़्यादा खराब मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी के बावजूद, यानी कि गर्मी जिसकी वजह से टायरों पर और इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड था, फिर भी हम उस समय पर पहुंच गए जिस समय पर हमने पहुंचने का सोचा था। अब दोनों की दोनों कार्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। खास तौर पर अगर बात करें इंग्लिश स्टैंडर्ड कार की, जो कि थर्ड हैंड कार थी, 30,000 किलोमीटर चली हुई कार थी, लेकिन उसने भी दमदार परफॉर्मेंस दी। अब जब हम बरेली पहुंच गए तो वहां पर हम रुके 3 नाइट 3 डेज। आराम करने के लिए ये वक्त ज़रूरी तो था, लेकिन जो हमें छुट्टियां मिली थी बेवजह 3 दिन उसके खराब हो गए। अब 3 दिनों के बाद डिग्स और कर्नल J.K. और मैं निकल पड़े हम लोग बिजनौर जिले के वेस्टर्न हिमालयन गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिवीजन। अब यहाँ पर हमारा पहला फॉरेस्ट कैंप था बक्सर में। ये जगह थी बहुत ही शानदार जगह, रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी बहुत सारी सहायक नदियों में से एक नदी है जो कि हिमालय के आसपास बहती है। अब हमारे साथ थी इंग्लिश स्टैंडर्ड और फोर्ड, जिसमें मैं और डिग्स बंगाल से यहाँ तक आए थे। कर्नल J.K. के पास थी अपनी दूसरी कार जो कि थी एंगस सैंडरसन। कर्नल J.K. का कहना था कि मार्केट की बेस्ट कार है। कर्नल J.K. ने बहुत सारी बैलगाड़ियाँ, सर्वेंट्स और सामान पहले ही बक्सर भेज दिया था, और जहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे थे सारा साजो सामान और 4 ट्रेंड हाथी, जिन्हें कि आसपास के राजाओं से उधार लिया गया था, जो कि रहते थे पड़ोसी जिलों में। लेकिन मामला यहाँ पर गंभीर ये था कि परिवार के सदस्यों को, यानी कि वाइफ्स को, कसौली घुमाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। तो बाकी गाड़ी लेके ये लोग चले गए और मुझे जाना पड़ा कसौली महिलाओं और बच्चों के साथ। मुझे फौरन वापस लौटना था महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित कसौली पहुंचाकर, और मुझे ज्वाइन करना था इस शिकार पार्टी को। और ये काम मैंने कर दिया 3 दिन के अंदर ही, जब मेरा भाई
और मेरा दोस्त जंगल के लिए निकले थे, उसके 3 दिन बाद मैं भी वहां पर पहुंच चुका था। अगर कम शब्दों में ज्यादा बयान करना हो तो हम एक बात बोल सकते हैं, कसौली गर्मियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। कालका से मात्र 9 मील की दूरी पर आपको सीधे पहाड़ी पर चढ़ना होता है। 6500 फीट की ऊंचाई पर, जो कि समुद्र तल से है, आप पहुंच जाते हैं एक खूबसूरत जगह पे, ठंडी जगह पर, और जहां पर खुशबू आती है चीड़ के पेड़ों की। यहाँ पर देखने के लिए मिलती है आपको बहुत सारे इंग्लिश कॉटेजेस, तरह तरह के फलों की खुशबू और उनके बागान। कसौली का फेस है शिमला की तरफ, जो कि एक दूसरा खूबसूरत हिल स्टेशन है। अब जो मुझे काम सौंपा गया था वो उन्हें बेहतरीन तरीके से कर दिया था। अब मैं वापस लौटना चाहता था जंगल की तरफ, और जो कि मैंने किया जल्दी से जल्दी। अब क्योंकि सारी की सारी कार जा चुकी थी, मुझे करनी पड़ी ट्रेन में नाइट जर्नी। अब धामपुर में आती है पंजाब मेल, एक वे साइड स्टेशन है छोटा सा। अब यहां पर रुकती है ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए। 3 बजे, सुबह के 3 बजे जब मैं उतरा तो मेरी आंखें भरी हुई थी नींद से। हवा में ठंडक थी, चांदनी फैली हुई थी। मेरी आंखों के सामने 3 हाथी खड़े थे, लोहे के स्टैचू की तरह से। ये पैडेड एलिफेंट थे, शिकार पर जाने के लिए तैयार थे। अब यहां पर एक लंबे जेंटलमैन से मेरी मुलाकात हुई, जिसका कि नाम था कर्नल मैक। प्लेटफॉर्म पर ही मुलाकात हुई थी हम दोनों ने एक दूसरे का। यहां पर हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि हमने दिया एक दूसरे को अपना अपना परिचय। हम दोनों मेहमान थे शिकार ट्रिप के लिए, और हमें पहुंचना था कैंप साइट, जो कि थी बक्सर में। यहां पर शिकार पार्टी हमारा इंतजार कर रही थी। कर्नल मैक ने मुझसे कहा कि हम हैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मशहूर है शिकार के लिए। चलो करते हैं शुरुआत। हम चढ़ गए अपने हाथियों के ऊपर बिना किसी देरी के। हमारे साथ थी हमारी राइफल्स और हमारा लंच बास्केट। बाकी का हमारा सामान हमारे नौकरों के साथ था, जो कि आ रहे थे पीछे बैलगाड़ी में। हमने तय कर ली थी करीब 7 मील की दूरी। अब आसमान में उजाला होने लगा था। अब बहुत ही बढ़िया हवा चल रही थी। गेहूं के फसल जो लहलहा रहे थे, और उससे लगकर जो खुशबू आ रही थी, उसके तो कहने ही क्या। अब हम पहुंच रहे हैं शिकार वाली जगह पर। एक जंगली खरगोश हाथी की सूंड के नीचे से निकलकर भागा। अब यहां वहां तीतरों की आवाज हमसे कह रही थी कि आपका स्वागत है शिकार ट्रिप पर बिजनौर के जंगल में। अभी हमने क्रॉस की थी एक नदी, और हमें मिला जंगली सुअरों का साउंडर, यानी कि झुंड। बहुत सारे ब्लैक बक के झुंड भी मिले। अब हम शिकार करने के लिए उतावले हो रहे थे। करीब 11 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया और जारी रखी अपनी जर्नी, जो कि गर्म मौसम का एहसास भी करा रही थी। अब रात रुकने के लिए हम पहुंचे कालीगढ़ फॉरेस्ट बंगलो में। ये कालीगढ़ फॉरेस्ट रेंज का हेडक्वार्टर्स था। हम करीब 22 मील की दूरी तय कर चुके थे। अब हम आ चुके थे पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पर हमें ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मौका मिला, रामगंगा नदी में, जिसमें कि पाई जाती है महासीर मछली। थोड़ी दूरी पर ही एक मेल सांभर और एक फीमेल सांभर पानी में या तो नहा रहे थे या एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक हनुमान लंगूर ने अलार्म कॉल की। हमें अंदाजा हो गया था कि ये अलार्म कॉल की गई है या तो टाइगर के लिए और या फिर लेपर्ड के लिए। अब हमारा हाथी पत्थर की तरह जड़वत हो गया था। हम इंतजार कर रहे थे कि देखे अब किससे हमारा सामना होता है। अब मैं अपने कैमरे से फोटो लेने के लिए आतुर था। राइफल के इस्तेमाल की जगह मैंने कैमरे से शूट करने का डिसाइड किया। वहां है ऐसा फुसफुसाया मैंने कर्नल के कान में। एक बहुत ही शानदार तेंदुआ एक चट्टान पर बैठा था और हमारी ही तरफ देख रहा था। अब मैंने अपना कैमरा आगे बढ़ाया, कर्नल ने बढ़ाई आगे अपनी राइफल। लेकिन तभी जैसे ही मैंने सोचा कि इसकी फोटो खींचूं, बटन दबाऊं, मेरे कैमरे के लेंस पे सनलाइट आ रही थी, तो मैं लेपर्ड की फोटो खींच नहीं पाया। आगे से कैमरे को छिपा के रखूंगा ताकि उस पर धूप ना आए। अब जंगल में जो भी अनुभव होता है, जो भी सबक मिलता है, उसे सीखना चाहिए और दोबारा कभी उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल बार बार मौके नहीं देता। अब हम बक्सर कैंप की तरफ जाने लगे। हमें फॉरेस्ट बंगलो साफ नजर आ रहा था, लेकिन दूरी पर कैंप से जो धुआं उठ रहा था कैंप फायर का, वो हमें दिख रहा था।
डिग्स की और कर्नल जेके की बात करने की आवाजें भी हमें सुनाई दे रही थी। अब उन्होंने हमसे चिल्ला के कहा कि तुम लोग बहुत देर हो गए हो, फिर भी रास्ते में आते वक्त तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया क्या। अब हम हाथियों से उतरे, हमने उन्हें ज्वाइन किया, बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। अब डिग्स और मैं नदी की तरफ चले गए, मछली पकड़ने का आनंद हमने उठाया। अब एक मादा सांबर हिरण के पीछे जंगली कुत्ते पड़ गए थे, वो भागते भागते पानी के बीच में आके खड़ी हो गई थी। हमने उसकी जान बचाई और 2-3 कुत्तों को गोली मार दी। 15 महाशीर मछलियां पकड़ी हमने इस दौरान। अब दोपहर के बाद हम चारों के चारों निकले हाथियों पर टाइगर किल्स को ढूंढने के लिए। हमारे साथ हमने कैरी कर लिया था एक भैंस का पाड़ा कि जहां पर जरूरत समझेंगे, उपयुक्त जगह मिलेगी, वहां पर हम इसे बांध देंगे टाइगर को आकर्षित करने के लिए। अब रास्ते पर हम लोग अपनी अपनी ट्रैकिंग करते जा रहे थे, इंतजार कर रहे थे बड़े टाइगर के पग मार्क्स का। लेकिन क्योंकि अंधेरा हो गया था और ज़्यादा ढूंढ पाना संभव नहीं था, तो एक नाले के मुंह के पास में हमने उस भैंस के पाड़े को बांध दिया। कैंप में वापस आ गए। रात को हमें अपने कैंप से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था जहां पर सुनाई दे रही थी टाइगर की रोर। अब डिनर करने के बाद कैंप के बाहर हम लोग हल्के हल्के पैग लगाने के लिए बैठ गए। हम स्मोकिंग भी कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी फर्स्ट नाइट कैंप में। और हम बातें सुन रहे थे डिग्स की, जो कि बहुत ही शानदार शिकारी था, जंगल की बहुत ही बढ़िया नॉलेज थी उसे। हम सुनना चाहते थे डिग्स के अपने मुंह से उसके शिकार एडवेंचर्स। जितना सुनते थे उतना आनंद आता था। डिग्स की बातें सुन के हमें मालूम चलता था कि शिकार कितना अट्रैक्टिव होता है इन घने जंगल में, जहां पर कदम कदम पर खतरा होता है। और यही वजह थी कि अंग्रेजों को शिकार करना इतना पसंद था। इससे रोमांच आ जाता था अंग्रेजों की बोरिंग लाइफ में। अब डिग्स ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले डिग्स और उसका एक शिकारी साथी, जो कि बहुत ही अच्छा शिकारी माना जाता था, दोनों ने साथ साथ में छुट्टी ली। उनका प्लान था एक ऐसी जगह जाके शिकार करना जो कि माना जाता था टाइगर्स का गढ़। इस जगह का नाम था पाथेर पानी, जिसका कि हिंदी में मतलब था रॉक ऑफ द प्योर वाटर। अब ये जगह थी लैंसडाउन और नैनीताल के बीच में। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे हिलॉक्स थे जिनमें था घना जंगल। अब इस कहानी में जो डिग्स के साथ उसका फ्रेंड था, शिकारी फ्रेंड, उसे मैं बुलाऊंगा एसपी के नाम से। वो भी बहुत ही बढ़िया शिकारी था, अचूक निशानेबाज था। हम ये कह सकते हैं कि जहां वो सोचते थे वहां पर निशाना मार देते थे। इससे बेहतरीन 2 निशानेबाज कभी भी साथ में शायद ही होते। उन दोनों की राइफल्स भी थी .375 और .400 हाई वेलोसिटी राइफल। बोर उतने बड़े नहीं थे, स्मॉल बोर की राइफल्स थीं, लेकिन ये मारते थे सीधे सिर में या गले में। तो डिग बोला कि हम एक बहुत बड़े टाइगर को मारना चाहते थे जिसने आसपास के गांव में आतंक मचाया हुआ था। ये मार देता था गांव वालों के मवेशी। अब हमें जहां जहां उसके पग मार्क मिलते थे, बहुत बड़े पग मार्क थे, करीब करीब सूप की प्लेट के बराबर। अब डिग ने बोला कि इतना शानदार जानवर, इतना बढ़िया टाइगर हमने पहले कभी देखा नहीं था, और ये हमारा पहला ट्रिप था पाथेर पानी का। और ये वो जगह थी जहां पर हमने पहली बार की विजिट में 2 हफ्तों में हमने मार दिए 9 टाइगर्स और 11 लेपर्ड्स। अब क्योंकि ये इलाका नया था हमारे लिए, इलाके से हमारी जान पहचान थी नहीं, तो पहले कुछ दिन हमने छानबीन की इस इलाके की। हमारे साथ 4 ट्रेंड एलिफेंट थे, जो कि एक महाराजा साहब के थे, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे एसपी के। और इसमें एक हाथी था जो कि बहुत ही बड़ा था, जिसके ऊपर होता था बड़ा सा हौदा। और पहले कभी उस हाथी, जो कि था टस्कर, उसका इस्तेमाल किया जाता था खेड़ा ऑपरेशंस में। खेड़ा ऑपरेशंस यानी हाथियों को घेर के पकड़ने की टेक्निक। और उस हाथी का रिकॉर्ड था कि उसकी पीठ पर बैठ के 40 टाइगर मारे गए थे। और उस हाथी का नाम था चांद मूरत, और उसके महावत का नाम था अकबर खान। अब वो दोनों ही बूढ़े थे। महावत की सफेद दाढ़ी थी जो कि चमकती थी, टस्कर के बड़े बड़े जो दांत थे वो भी चमकते थे। अब मार्च के दिन थे, दिन थोड़े गर्म होते थे, रातें होती थी ठंडी सुहावनी। अब सुबह सुबह हो रही थी और हम चांद मूरत के ऊपर बैठ के जा रहे थे जंगल की तरफ। हमें पहुंचना था उस जगह पर जहां पर एक रात पहले
हमने बांधा था भैंस का पाड़ा उस मॉन्स्टर टाइगर के लिए। अकबर खान ने धीरे से बोला, हुजूर, कुछ बहुत ही भयानक घटना होने वाली है। ऊपर वाले ने हाथियों को जो जबरदस्त दिमाग दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है। और ये जो मेरा बच्चा है, ये जो हाथी है चांद मूरत, ये कल रात से मुझे संकेत दे रहा है। इसके संकेतों को मैं समझ सकता हूं। मैंने उससे कहा, हुश। अब ठंडी हवा थी। जब हम वहां पहुंच रहे थे तो कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। अब रवीन था, अंधेरा था और वहां से भैंस का पाड़ा गायब था। अब या तो उसे पूरा का पूरा ही खा लिया था टाइगर ने, उसका खूंटा उखड़ा था, रस्सी टूटी थी। तभी चांद मूरत ने अपनी सूंड हवा में उठाई और हवा को सूंघने लगा। हम समझ गए थे खतरे का संकेत है। महावत ने चांद मूरत को जल्दी से झाड़ी के पीछे पहुंचाया ताकि उस सूखी नदी को जो जानवर क्रॉस करना चाहता है उसे क्रॉस कर ले। बार्किंग डियर लगातार चिल्ला रहा था अलार्म कॉल के रूप में। अब जंगल में और कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही थी तो ओस की बूंदों के टपकने की आ रही थी और ओस की वजह से हमारे हैट और हमारे ओवरकोट भीग चुके थे। दूर कहीं हमें हाथियों के झुंड नजर आ रहे थे जो कि सूखी नदी को क्रॉस कर रहे थे। अब हमें निकलकर ढूंढना चाहिए टाइगर के ड्रैग के निशान को, जहां वो खींच के ले गया है हमारे भैंस के पाड़े को। अब हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें घसीटे जाने के निशान मिले नहीं। चांद मूरत लगातार ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो और ऐसा लग रहा था कि वो मजबूरी में महावत के आदेशों का पालन कर रहा है। अब धीरे से फुसफुसा के एसपी ने बोला कि टाइगर लगता है उठा के ले गया है उस भैंस के पाड़े को। हम लोग एक छोटे से हिलॉक पे चढ़ चुके थे, करीब 50 गज की दूरी पर था। अब क्योंकि उजाला हो गया था, हमें साफ नजर आ रहा था। तभी मैंने एसपी को हल्के से छुआ। उसने अपनी राइफल संभाली और मैंने उसको हल्का सा इशारा किया, देखो एक काला साया है जो कि दैत्य की तरह से नजर आ रहा है, हमारे सामने थोड़ी दूरी पर खड़ा था। और जहां पर वो खड़ा था वहां पर दूसरी पहाड़ी की छाया आ रही थी। एक बड़ा सा सर हमें नजर आया जो कि ठीक देख रहा था सीधे हाथी के पैरों की तरफ। अब एसपी को साफ नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ उसका सर है कहाँ पर पैर। तो उसने मुझसे कहा, तुम गोली मारो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि अब की बार बारी थी एसपी की। लेकिन तभी झाड़ियों में मूवमेंट हुई। एसपी ने अपनी राइफल उठाई, जोर के धमाके हुए, उसने चला दिए 2 फायर। तभी छलांग मारी हिलॉक के पास से एक बहुत बड़े टाइगर ने। अब उसकी छलांग मारने से जो धम धम की आवाज हुई थी उसका मैं क्या ही बखान करूं, और जो उसका साइज था उसके भी क्या ही कहने। हमने अपने हाथी को शांत रखा। हम सुनने की कोशिश कर रहे थे उसके भागने की आवाज, लेकिन जंगली मुर्गियों के बोलने की आवाज और मोर के बोलने की आवाज इतनी आ रही थी कि अब हमें कुछ और सुनाई दे नहीं रहा था। हम इंतजार करते रहे वहां पर करीब 20 मिनट का। चांद मूरत स्थिर खड़ा रहे, इस बात की पुरजोर कोशिश की थी महावत ने। अब एसपी को लग रहा था कि उसकी गोली पूरी तरह से मिस कर गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से मिस कर गई हो ऐसा तो मुश्किल है। अब मैंने कहा कि मैं हाथी से नीचे उतरता हूँ, वहां जाकर नीचे देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ खून की बूंदें पड़ी हैं। एसपी से मैंने कहा कि मेरी तरफ निशाना रखना, अगर मेरे ऊपर कहीं से हमला हो तो मुझे बचाना। लेकिन एसपी ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ही उतरेंगे। लेकिन हमारे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब महावत ने बहुत कोशिश की कि हाथी को नीचे बैठाया जाए, लेकिन जो चांद मूरत था वो नीचे बैठने के लिए तैयार नहीं था। जो लोहे का अंकुश था महावत ने चांद मूरत पर उससे कई वार किए, बदले में चिंगाड़ मारी चांद मूरत ने, लेकिन वो बैठा नहीं। लेकिन जब बहुत ज्यादा जोर डाला गया तो आधा झुका चांद मूरत, उसके चलते हौदा नीचे के हो गया। हमने एक छलांग मारी, पहुंच गए नीचे। लेकिन जो हमारी राइफल्स थी वो अकबर खान हमें पकड़ा नहीं पाया था। और उसके बाद से जो चांद मूरत भागा तो हम चिल्लाते रह गए। हमने बार बार कहा, अकबर खान हमारी राइफल दे दो, लेकिन ना तो सुना अकबर खान ने, ना ही चांद मूरत ने, जो कि तेजी से भागता हुआ जा रहा था। और हे भगवान, अब क्या, वही जोर से कूदने की आवाज हमें अपने पीछे की तरफ से आई। वो टाइगर फिर से हमारे पीछे आ चुका था। ये जो भागम भागी की आवाजें उसने सुनी थी, उसे लगा था उसकी जिंदगी को खतरा था और वो लड़ते लड़ते मरना चाहता था या फिर दुश्मन को ही मारना चाहता था। अब हम दोनों साथ में मुड़े। हम असहाय थे, निहत्थे थे। हमने उस हिलॉक की तरफ मुंह कर लिया जहां से टाइगर के कूदने की आवाज आई थी झाड़ी में। ये जगह थी हमसे मात्र 20 से 30 कदम दूर। अब हम दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, एक मूर्ति की तरह खड़े थे।
खुले में खड़े थे, हमारे पास कोई कवर भी नहीं था और हमारे सामने था टाइगर। लेकिन क्योंकि जंगल का हमें आइडिया था, हम जरा सा भी हिले नहीं। अब वो टाइगर हमारे इतने नजदीक था कि उसके दांतों से जो खून टपक रहा था उसे भी हम देख पा रहे थे। टाइगर के फेफड़ों में गोली लगी थी और वो दहाड़ भी नहीं मार सकता था। वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके नाखून पूरी तरह से निकले हुए थे और उसकी पूंछ एक चाबुक की तरह से यहां से वहां हिल रही थी। कान उसके पीछे की तरफ थे। कभी वो अपने सिर को हेलॉक की तरफ कर रहा था, कभी कर रहा था हमारी तरफ। थोड़ी देर तक इसकी इस मूवमेंट को हम देखते रहे। उसके बाद हमें लगा कि हमारी नसें जवाब दे रही हैं, हमें आ रहे हैं चक्कर। हमें मालूम था कि जरा सी भी हरकत हमने की और हमारी फौरन डेथ हो जाएगी। हमारे पैर कांपने शुरू हो गए थे, लेकिन हमें कैसे भी करके स्थिर खड़े रहना था, नहीं तो जिंदगी हमेशा के लिए अस्थिर हो जाती। लेकिन तभी हमें सुनाई दी जोरदार ट्रम्पेट साउंड हाथी की। हमने देखा टाइगर के जो नाखून बाहर निकले थे अंदर चले गए। उसने हिलॉक की तरफ मुड़ के देखा, वहां खड़ा था चांद मूरत। अब वो बूढ़ा महावत वहां से हमें देख रहा था। वो किसी भी तरह से कोशिश करके चांद मूरत को वापस ले आया था, और क्योंकि हम स्थिर खड़े थे तो महावत भी जानता था कि उसे भी हिलने की गलती नहीं करनी है। वो भी चुपचाप बैठा था। तभी टाइगर ने हिलॉक की तरफ छलांग मारी, चला गया। हम भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचते गए, पहुंच गए चांद मूरत के पास। चांद मूरत बैठा, हम बैठे चांद मूरत पर। चांद मूरत खड़ा हो गया। अब हमारे पास वापस थी हमारी राइफल्स। थोड़ी देर बाद वो टाइगर मर गया था, हमें मिल गया। उसका सफेद हिस्सा नजर आ रहा था, यानी कि उसकी पीठ नीचे थी, पैर थे ऊपर। अब मैंने एसपी से कहा कि भले ही वो इस हाल में पड़ा है, लेकिन हमें उसे मरा मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। उसके पास जाने के पहले हमें उसे एक गोली और मार देनी चाहिए। लेकिन एसपी को लग रहा था कि दूसरा छेद हो जाएगा, उसकी खाल खराब हो जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी ट्रॉफी की। उसने कहा, हम खाली कारतूस फेंक कर इसे मारते हैं, देखते हैं हिलता है कि नहीं। अब हमने खाली कारतूस फेंके और अपनी गलती का एहसास हमें हो गया। एक जोर की दहाड़ के साथ वो टाइगर हाथी के पैरों के नजदीक आ गया। 2 गोलियां हमने चलाई, लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत तेज थी। वो हाथी के पीछे आ गया था और उसके नाखून हाथी के पिछले पैरों को चीर रहे थे। हाथी की जांघों के पास चांद मूरत गुस्से से चिंगाड़ रहा था। बार बार जल्दी जल्दी घूम रहा था चांद मूरत, लेकिन वो टाइगर को गिरा नहीं पा रहा था। हौजा कुछ ऐसे हिल रहा था जैसे एक माचिस समुद्र में हिलती है जब समुद्र की लहरें उसे उछालती हैं। रस्सियों के चटकने की आवाज आ रही थी। वो हमें लग रहा था कभी हम यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। हम कूदने की कोशिश करते, इतने ज्यादा बेवकूफ हम थे नहीं। हमने सोचा था जो भाग्य में लिखा होगा वही देखा जाएगा, अभी तो इस हौदे से चिपके रहो। अकबर खान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था हाथी को कि अपने वजन का इस्तेमाल करो और उस टाइगर के ऊपर बैठ जाओ। हम लोगों को उसने बोल दिया था कि हाथी जमीन पर यहां से वहां गुलाटी मार सकता है, कूदने के लिए तैयार रहना। लेकिन जैसे ही हाथी ने बैठना शुरू किया था, टाइगर को इस बात का एहसास हो गया था। उसे जब वजन लगने लगा था तो उसने ग्रिप छोड़ दी थी और हिलॉक की तरफ भाग गया था। हमने चिल्ला के चांद मूरत से कहा कि हाथी को कुछ सेकंड के लिए स्थिर करने की कोशिश करो, उसके सर को टाइगर की तरफ घुमाओ। लेकिन हाथी रुकने के लिए तैयार नहीं था। जोर से चिंगाड़ मार के नीचे वैली की तरफ भाग गया, उस तरफ जहां से अभी हम आए थे। ये सारा घटनाक्रम चला होगा करीब 30 मिनट। चांद मूरत बुरी तरह से परेशान था। हमने उसके बंधन खोल दिए। अब वो कैंप में जा रहा था और तो हम उसकी कोई मदद कर सकते नहीं थे। हाथी से जहां देखो वहां से खून टपक रहा था। 2 घंटे के बाद दूसरे हाथी पर बैठ के हम वहां पर पहुंचे। देखा वो टाइगर फिर वैसे ही पड़ा है, उसकी आंखों में दिख रहा था सफेद सफेद। अब हमने कोई रिस्क नहीं लिया और उसके सर पर दाग दी 2 गोलियां। बहुत ही शानदार बड़ा टाइगर था, शानदार नमूना था। जहां वो पड़ा था वहीं पर हमने उसकी लंबाई नापी। उसकी लंबाई थी 10 फीट 6 इंचेस, यानी नाक से लेके उसकी पूंछ के सिरे तक की लंबाई। कुछ महीनों के बाद हमें खबर सुनाई दी कि वो बूढ़ा महावत अकबर खान मर गया। अकबर खान को गहरा सदमा लगा था उसके उस बच्चे की हुक्म की अवहेलना, यानी कि चांद मूरत, जो कि उसका कहना नहीं मान रहा था, जिस पर अकबर खान बहुत ज्यादा भरोसा करता था। ऐसा हमारा अंदाजा है कि उस सदमे की वजह से जो कि उसे दिया था चांद मूरत ने, अकबर खान मर गया था। चांद मूरत भी अपने घावों की वजह से करीब करीब मरते मरते बचा था और उसे ठीक होने में कई महीने लग गए थे। दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।